हेलो जेंटलमैन कैडेट्स एंड लेडीज, माय नेम इज आर्यन शर्मा और आज मैं आप लोगों के लेके आ गया हूँ लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में? वैदिक एज के बारे में, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। ठीक है गाइस। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो कोई भी एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेट्स बिगिन। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं वैदिक एज के बारे में, जिसमें हम ऋग वैदिक और लेटर वैदिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो 1500 से 500 बीसी तक का टाइम था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थे ना, जिसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा, वो कौन से कल्चर को फॉलो करती थी? वो वैदिक कल्चर को फॉलो करती थी। ठीक है, द वैदिक टेक्स्ट आर प्राइमरी सोर्सेज। देखो ऑब्वियस ही बात है, जो वैदिक टेक्स्ट थे वो प्राइमरी सोर्सेज थे किसके लिए? वैदिक कल्चर को जानने के लिए। किसी चीज़ को जानने के लिए आपको उसके टेक्स्ट के बारे में पढ़ना पड़ता है। टेक्स्ट मतलब वो बुक्स हो गई, वो लिटरेचर्स हो गई, उसके कल्चर को जानने के लिए, उसकी एज को जानने के लिए। तो वैदिक टेक्स्ट जो थे वो प्राइमरी सोर्सेज थे किसको? वैदिक कल्चर और वैदिक एज को जानने के लिए। ठीक है। वैदिक टेक्स्ट आर बिलीव्ड टू बी कंपोज। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनना। ऐसा माना जाता है जो वैदिक टेक्स्ट थे ना, वो कंपोज करे गए थे किसके द्वारा? आर्यंस के द्वारा। अब बोलोगे सर आर्यंस कौन थे? आर्यंस उन लोगों को बोला गया जो नेटिव नहीं थे यहाँ के, वो बाहर से माइग्रेट होके आए थे। ऐसा मानना है किसका? हिस्टोरियंस का। और जो मोस्ट रेलिवेंट और जो मोस्ट एक्यूरेट थ्योरी मानी जाती है वो मानी जाती है सेंट्रल इंडिया से माइग्रेट हुई थ्योरी, कि जो आर्यंस थे वो सेंट्रल इंडिया से माइग्रेट होके आए थे इंडिया में। ठीक है, और ऐसा माना जाता है जो वैदिक टेक्स्ट थे उनको जिन्होंने कंपोज किया था वो कौन थे? आर्यंस ही थे। ठीक है, और इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था वैदिक टेक्स्ट, वो क्या था? वो थे वेद, हमारे 4 वेद। आपने सुना होगा ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट था ऋग्वेद, जो सबसे पुराना रिटन ओल्ड टेक्स्ट है पूरी दुनिया का। ठीक है, इसमें पढ़ते हैं ऋग्वेदा कंपोजर डिस्क्राइब देमसेल्व्स अ आर्य। देखो मैंने बताया ना कि ऐसा माना गया है जो वैदिक टेक्स्ट है वो किसने कंपोज करे हैं? वो आर्य ने करा है। और आर्य का आंसर मतलब क्या है? आर्य का मीनिंग इसमें बताया गया है किंसमैन, फैमिली, कंपेनियन, मैन ऑफ गुड, नोबल्स। आर्य सुपीरियर, आर्य वर्ड ही उन लोगों को बोला जाता था। आर्यंस का मतलब ये होता था सुपीरियर्स। ठीक है, आया समझ में? चलो नेक्स्ट पॉइंट, द अर्ली वैदिक और ऋग वैदिक सिविलाइजेशन। हमने पढ़ना है वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में, तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं अर्ली वैदिक, उसके बाद पढ़ेंगे लेटर वैदिक। तो उसमें पढ़ रहे हैं अर्ली वैदिक में ऋग वैदिक सिविलाइजेशन की। ऋग वैदिक सिविलाइजेशन जो थी वो कैसी थी? ठीक है, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है, एक है अर्ली वैदिक लिटरेचर और एक लेटर वैदिक लिटरेचर। ठीक है, अर्ली वैदिक आ जाता है ऋग वैदिक का पार्ट। ठीक है, ऋग्वेद का अंदर आपकी आती है संहिता, जिसका मतलब होता है फैमिली या फैमिली बुक्स। संहितास मतलब यही होता है। ठीक है, एज देयर कंपोजिशन, इन संहितास की जो कंपोजिशन थी, ठीक है, एट्रीब्यूटेड टू द फैमिलीज टू पोएट्स। मतलब ये जो संहितास थी ये डेडिकेटेड थी उन लोगों के, मतलब संहितास मतलब क्या था? बेसिकली फैमिली बुक्स। तो ये बुक्स उन लोगों को शो करती थी जिन्होंने इनको कंपोज करा है, कंपोजिशन जिन्होंने इनकी करी है, जैसे ऋषि विश्वामित्र, ऋषि अत्रि, ऋषि गृष्टमदा, ऋषि वशिष्ठ और ऋषि भारद्वाज। समझे संहिता का मतलब? दूसरा आता है लेटर वैदिक लिटरेचर, जिसमें आपका इंक्लूड होता है ऋग्वेदिक, जिसमें आपकी इंक्लूड होती है बुक नंबर 1, 8, 9, 10 ऑफ द ऋग्वेदा, क्योंकि ऋग्वेद का ही पार्ट था संहिता। अब तुम बोलोगे देखो ऋग्वेद सबसे बड़ा है, उसके अंडर ये सारी चीजें आती हैं, वेद के अंदर ही सारी चीजें आती हैं आपके, वेदर इट इज संहिता, पुराण, उपनिषद, अरंक्या, जितना भी हम पढ़ेंगे आगे, ये सब वेद के अंदर आता है। ठीक है, संहिता ऑफ सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड ब्राह्मण, अरंक्या, उपनिषद अटैच टू ऑल 4 वेद। देखो ये बात आ गई, इन 4 वेद के अंदर ही ये सारी चीजें आती हैं। ओके क्लियर? चलो तो अब हम पढ़ेंगे वैदिक लिटरेचर्स के बारे में। पहली बताया था वैदिक टेक्स्ट
से ही आप क्या जान सकते हो, या लिटरेचर से क्या जानते सकते हो, वैदिक कल्चर को जान सकते हो। तो वैदिक कल्चर को जानने के लिए आपको वैदिक लिटरेचर्स का पढ़ना पड़ेगा, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ये चार, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले जानो वैदिक लिटरेचर। ठीक है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका, वैदिक सिविलाइजेशन को जानने का। ठीक है, तो वर्ड जो वेद है, वेद, ऋग्वेद, उसका मतलब क्या होता है, नॉलेज। द वैदिक लिटरेचर हैज इन्वॉल्व इन द कोर्स ऑफ मैनी सेंचुरीज एंड वॉज हैंडेड। वही बात है, कहा जा रहा है कि जो वैदिक नॉलेज है, या जो वैदिक जितने भी लिटरेचर्स हैं, इनको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया और लोगों को लिख के उनके मुंह से ओरल टेस्टिमनी उनके थ्रू आगे बढ़ाया गया। ठीक है, बाद में जो सबसे अर्लीस्ट रिटन कंपोजिशन थी वो क्या थी, मनुस्क्रिप्ट थी वैदिक लिटरेचर्स में, जिसको जो कौन से टाइम की बिलोंग करती है, जो 11th सेंचुरी से बिलोंग करती है। ठीक है, और देयर आर 4 वेदास एंड एवरी वेदा जनरली हैज 4 पार्ट्स। 4 वेद हैं ये, और इन 4 वेद को ही 4 पार्ट हैं, जिसमें आपके आ जाती हैं संहितास, ब्राह्मण, अरंक्या और उपनिषद, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और हमारे 4 वेद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में, जो ये हमारा सबसे ओल्डेस्ट वेद है। ठीक है, ठीक है, और इसी रीजन की वजह से इसको यूनेस्को की किसमें, वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज में इंक्लूड करा गया है, जिसके अंदर आपके 1028 हाइमन्स लिखे हैं। ठीक है, जिसका मतलब होता है टेक्स्ट एक तरीके से ना। ठीक है, जो लिखा जाता है उसको हाइमन्स बोला जाता है, जिसके अंदर आपकी सारी चीजें आती हैं। और इसको डिवाइड कर रखा है, और इन्हीं को सुक्ता बोला गया है, मतलब उन पे कमेंट्री उनके बारे में। ठीक है, और इन्हीं को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, 10 मंडलास। एक तरीके से आप ना जैसे बुक होती है, बुक के अंदर चैप्टर्स होते हैं, कंटेंट होता है ना, कि 5 चैप्टर का एक हेडिंग दे दी, 5 चैप्टर की एक हेडिंग दे दी, ऐसे ही इनको 10 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, जिसको बोला गया है मंडलास। समझे? तो जो मंडला 2 और 7 है ना, वो ओल्डेस्ट है ऋग्वेदा में, जिसके अंदर आपकी संहितास आती है, जिसको बोला गया है फैमिली बुक। संहितास को क्या बोला जाता है, फैमिली बुक्स। और वो किससे शुरू करती है, ऋषि से, जो हमने बताया था, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी मंडला 8। ठीक है, ये जो इसके अंदर जो ह्यूमंस लिखे हैं, ये किसको डेडिकेटेड है, गॉड्स को डेडिकेटेड है, जो किसके द्वारा कंपोज करे गए हैं, कन्वा क्लैन के लोगों के द्वारा, आर्यंस। मैंने बताया था ना कि ऐसा माना जाता है कि जितने भी वैदिक लिटरेचर टेक्स्ट है, किसके द्वारा कंपोज करा गया है, आर्यंस के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मंडला 9 है, ये डेडिकेटेड है सोम को। सोम मतलब ड्रिंक होता है ना, जिसको आज के टाइम पे अल्कोहल बोलते हैं, सोम। ठीक है, उसको डेडिकेटेड है। इंपॉर्टेंस ऑफ सोम, काइंड ऑफ इस तरह की चीजें, हर चीज बताई गई है। मंडला 1 जो है, मंडला 1 जो डेडिकेटेड है, वो इंद्र, भगवान इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य, मित्र, रुद्र, विष्णु, इन सब का मेंशन है उसमें। ये देखो, ये अग्निदेव है। ठीक है, ये सूर्य देव है। ठीक है, जो मंडला 10 है, उसमें आपका आता है नदी स्तुति सुक्ता। सुक्ता मतलब मैंने उसमें बताया था हिमंस मतलब ये होता है सुक्ता, रिवर्स के बारे में है। नसादिया सुक्ता, पुरुष सुक्ता। पुरुष सुक्ता क्या होता है, कंडक्ट ऑफ पुरुषिस, कि जो एक मेल होता है, जो पुरुष होता है, उसका कंडक्ट कैसा होना चाहिए। ठीक है, और इसी मंडला 10 में किसके बारे में मेंशन है, मैरिज के बारे में, कि मैरिज के ट्रेडिशन क्या होने चाहिए और डेथ के रिचुअल्स क्या होने चाहिए, रीति रिवाज। ठीक है, तो ओनली सर्वाइविंग रिसेशन मतलब होता है टेस्टमनी ऑफ ऋग्वेदा, वो कौन सी है, शाकाला शका, जो ओनली सर्वाइविंग टेस्टमनी है। ठीक है, जो विश्लेषण है बचा हुआ, वो क्या है ऋग्वेद का, वो है शाकाला शका। और ऋग्वेद का जो उपवेद है, मतलब ये अगर ऋग्वेद है, ऋग्वेद का एक पार्ट। ठीक है, मान लो अगर ये थीम है, तो इसका सब थीम ऐसे समझ लो, जैसे ऋग्वेद है तो इसका उपवेद, ठीक है, वो क्या है, आयुर्वेदा, जिसमें आपका सारी जड़ी बूटियाँ, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें आपका क्या आ जाता है, योगा, ये सारी चीज़ें, योगा नहीं, योगा अलग है, सॉरी, आयुर्वेदा, जितना भी चीज़ है, ये सब किसका पार्ट है, ये ऋग्वेद का पार्ट है। और ये ऋग्वेद का आयुर्वेदा क्या है, उपवेद है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है सामवेद। सामवेद में ना, अगर मैं तुम्हें कहूँ चैंट्स के बारे में, मंत्रों के बारे में, चैंटिंग, ठीक है, म्यूजिकल नोटेशंस है, ठीक है, सीक्रेट सॉन्ग्स, जो स्पिरिचुअल सॉन्ग्स हैं हमारे, उनके बारे में है। और सबसे फेमस जो धरुपदा राग है, राग म्यूजिक्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जो तानसेन द्वारा, एक बहुत फेमस सिंगर थे, ठीक है,
15-16 सेंचुरी की टाइम पे जब भक्ति मूवमेंट अपनी चरम पीक पे थी, उस टाइम की बातें। ग्वालियर के रहने वाले थे, ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनको मोनार्क ऑफ म्यूज़िक भी बोला जाता है, मोनार्क ऑफ म्यूज़िक। ठीक है, इतना बढ़िया गाते थे। उनके द्वारा भी ये राग गाई गई है धरुपदा, जो किसके अंदर आती है, सामवेद के अंदर आती है। ठीक है, और इसकी जो टेस्टमनी, जो इसके विश्लेषण मौजूद हैं, वो हैं शाखास, वही देखो मैंने जो बताया था सामवेद के, वो हैं कुटुमा, जैमिनिया, तलवाकरा बोला जाता है इसको, और रानायानिका। ठीक है, और इसका जो उपवेद है, सामवेद का जो उपवेद है वो क्या है, गंधर्व वेद। गंधर्व वेद मतलब होता है डांस, नृत्य, गंधर्व, डांस, म्यूजिक, ये सब आता है गंधर्व वेद में। ठीक है, चलो अगला है हमारा यजुर्वेद, जिसका मतलब होता है वर्कशिप और रिचुअल नॉलेज। रिचुअल मतलब हमारे जितने भी रीति रिवाज है उनकी नॉलेज, और पूजा, वर्कशिप, प्रे। ठीक है, ये जो वेद है ना, ये डील करता है सेक्रीफाइसेस से, रीति रिवाज, हवन, जितने भी आप हवन सामग्री सारी चीज़ें करते हो, ये उससे रिलेटेड है। तो इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक है आपका शुक्ल यजुर्वेद, एक है आपका कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, ये यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद मतलब क्या आता है, वज्र सैन्य। ठीक है, इसके अंदर आपके मंत्रास हैं जो कंटेन करते हैं मध्यान्ह कन्वर्सेशन, ये वही टेस्टमनीज। दूसरा आपका आता है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, जिसको ब्लैक यजुर्वेद भी बोला जाता है, जिसके अंदर आपके मंत्रास और उनके एक्सप्लेनेशन और उन पे कमेंट्री, ठीक है, वो है। ठीक है, और यजुर्वेद का उपवेद क्या है, धनुर्वेद, धनुर्विद्या, धनुष्वाण, अर्जुन याद है, ठीक है, वही, समझे। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, अथर्ववेद। इसके अंदर मैजिकल स्पेल्स है, बुरी चीज़ों को, बुरी आत्मा को भगाने के लिए, डेंजर्स को भगाने के लिए इसके अंदर मैजिकल स्पेल्स हैं, मंत्र हैं उनके। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको डर लगता है तो हनुमान चालीसा पढ़ लो, इस तरह की चीज़ें। हनुमान चालीसा नहीं है इसमें, बट बता रहा हूँ एग्जाम्पल देके। ठीक है, और ऐसा माना जाता है, इसको नॉन आर्यन द्वारा लिखा गया है, जिसमें आपके 20 खंड आते हैं, खंड मतलब बुक्स, और 711 हिमंस इसके अंदर आते हैं। इट कंटेन शौनका एंड पैप्लदा रिसेशन, मतलब टेस्टमनी, वही। और उपवेद क्या है, अथर्ववेद का उपवेद क्या है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, उपवेद ये किसका है, ये किसका है। अथर्ववेद का उपवेद है आपका शिल्प वेद, मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट, शिल्प वेद मतलब ये होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ब्राह्मण्स के बारे में। ठीक है, ब्राह्मण्स कंटेन डिटेल अबाउट द मीनिंग ऑफ वैदिक हाइमन्स। देखो आपने ये तो पता चल गया कि ऋग्वेद और वेद में कितना हाइमन्स है, 108 हैं, ये जितने भी हैं, बट उनकी मीनिंग, उनकी डिटेल अबाउट किस में है, ब्राह्मण्स के बारे में। ठीक है, और हर वेद के लिए ब्राह्मण अलॉटेड है। जैसे ऋग्वेद के जो ब्राह्मण थे वो थे क्या थे, ऐत्रेय और कौष्टांगी। ठीक है, ये किसके लिए थे, ऋग्वेद के लिए। तंडिया और जाम के ब्राह्मण से किसके थे, सामवेद के। और तैत्रीय और शतपदा ब्राह्मण किसके थे, यजुर्वेद के। और गोपत ब्राह्मण किसके लिए थे, अथर्ववेद के। ठीक है, समझे। चलो नेक्स्ट आपके आते हैं अरंक्यास। क्या आते हैं, अरंक्यास। ठीक है, द अरंक्यास आर ऑल्सो कॉल्ड फॉरेस्ट बुक्स। क्यों, क्योंकि जो अरंक्यास थे ये लिखा गया था फॉरेस्ट के लोगों के द्वारा, जो जंगलों में रहते थे, जंगल्स, रिटन बाय द जंगल्स फॉर देयर पीपल्स। पीपल्स मतलब उनके लोग, उनके लिए यूज हो रहा है। और ये हमेशा सेक्रीफाइसेस पे ध्यान ना देके, रीति रिवाजों पे ध्यान ना देके, किस पे ध्यान देते थे, मेडिटेशन पे। ये मेडिटेशन पे ध्यान देते थे। इवन ये सेक्रीफाइसेस को अपोज करते थे। ठीक है, और इन्होंने कंक्लूड करा था कि जो ब्राह्मण्स के इंटरप्रिटेशन है वो क्या है। ठीक है, उन्होंने उसको किस वे में इंटरप्रिटेट किया था, उसको फिलोसफिकल वे में, रिचुअल्स को फिलोसफिकल वे में इंटरप्रिटेट कर दिया था अरंक्यास ने। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाए कि अरंक्यास क्या है, ठीक है, ऑप्शन दे दे कौन सी बुक है, फैमिली बुक, फॉरेस्ट बुक, ऐसे करके, तो क्या है, ये फॉरेस्ट बुक है, याद रखना। ठीक है, इसलिए मैंने इनका मीनिंग बताया। अगला है आपका उपनिषद। अगला है आपका उपनिषद। ठीक है, जिसका मतलब होता है सिट नियर समवन। पहले ऐसा ही होता था, उपनिषद का मतलब यही होता है कि आप किसी के करीब बैठे हो, सिट नियर समवन। जिसमें से आपके 108 उपनिषद है, लेकिन इंपॉर्टेंट सिर्फ 13 उपनिषद है, जिन्होंने उपनिषद ने 2 चीजों का कॉन्सेप्ट दिया, आत्मा और ब्रह्मांड। आत्मा और ब्रह्मांड। उपनिषद का कहना था कि वन सेल्फ इज नाइदर अ बॉडी, ना वो बॉडी है, ना वो शरीर है, ना ये माइंड है। ठीक है, बट वो क्या है, एक सोल है। ठीक है, और
इसमें लिखा है देखो, अ फादर पॉइंट आउट दैट द कोर ऑफ द ऑल क्रिएचर इज अ आत्मा इटसेल्फ कैन बी एक्सपीरियंस थ्रू मेडिटेशन। जिसको आप आत्मा को किस चीज़ के थ्रू एक्सपीरियंस कर सकते हो? मेडिटेशन के थ्रू, ध्यान के थ्रू। और उपनिषद के अकॉर्डिंग जो ब्रह्मांड है, ठीक है, वो सब्सटेंस है किसका? यूनिवर्स का, ठीक है, जो एब्सोल्यूट है, जो अनचेंज है, जो कभी चेंज नहीं हो सकता। और उपनिषद आर मेनली फिलोसफिकल इन नेचर, और उपनिषद जो है वो नेचर में फिलोसफिकल है, नेचर वाइज, ठीक है। और वो बताते हैं किसके बारे में? हाईएस्ट नॉलेज के बारे में, कि परम नॉलेज क्या है, परम तथ्य क्या है, परम सच्चाई क्या है, ठीक है। तो उपनिषद का मतलब क्या आता है? तो सिट नियर समवन, जो जिसमें दो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, आत्मा और ब्रह्मांड का, ठीक है, ठीक है। तो 108 है, 108 में से 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें से इन दो के बारे में मैंने बताया क्यों, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आया है, ठीक है। सत्य में विजेते नेशनल एम्बलम में जो है वो कहाँ से लिया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है? मांडुक्य उपनिषद से, याद रखना। दूसरा चांडुक्य उपनिषद, क्यों ये इसलिए इंपॉर्टेंट है? जो हमारे शुरू के 3 आश्रम है, कौन से 3 आश्रम? गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ, संन्यास, ये आश्रम होते हैं हमारे, ठीक है, ठीक है। इसमें उसके बारे में, और इसमें हमारे मैरिजेस के बारे में, जिसमें से 2 मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है अनोल्म, क्या? अनोलम मैरिज, ठीक है, जिसमें लिखा अ मैरिज ऑफ अ मैन हिज ओन वर्ण। जिस आदमी की शादी उसे वर्ण में ही होता है उसको बोला जाता है अनुलोम मैरिज। और दूसरी है प्रतिलोम, जिसका मतलब होता है कि औरत, अ लेडीज, अ वुमेन इन अ वर्ण लोअर देन हर ओन, ठीक है। द मैरिज ऑफ अ वुमेन इन अ वर्ण लोअर देन हर, मान लो एक लेडीज है, उसका वर्ण ब्राह्मण है, ठीक है, और एक आदमी है, उसका ब्राह्मण क्षत्रिय है, तो इन दो की जो शादी होगी तो इस शादी को बोला जाएगा प्रतिलोम। क्यों? क्योंकि वो औरत, लेडीज का जो वर्ण है वो ऊंचा है, किससे? आदमी से। इसी शादी को बोला गया प्रतिलोम मैरिज, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेदांत। वेदांत रिवील द फाइनल एम। बेसिकली वेदांत ना एक समरी है, एक एम है, जिसमें बताया गया है कंक्लूड करके कि वेद क्या है, ठीक है। ये अपने आप में, जितने मैंने आपको बताया ना, ये अपने आप में टॉपिक्स हैं, अपने आप में डिवाइडेड है। तो कुल मिला के ये सब ना पार्ट है वेद के। अगर आपको वेद न पढ़ना हो तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, या तो आप इनको एक एक करके पढ़ लो तो आप वेद पढ़ लोगे, समझे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कि जो कोई कहीं से बाहर निकला, सब यहीं से निकला, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वेदांग, जिसका मतलब बोला गया लिम्स ऑफ द वेद। मतलब जैसे ह्यूमन बॉडी के पार्ट होते हैं ना, ह्यूमन बॉडी उसके जो पार्ट हैं, इसी तरीके से जो वेद है, ठीक है, जिस तरीके से वेद है तो वेदांगा उसका क्या है? लिम्स है, ठीक है, लिम्स। इट जस्ट लाइक द लिम्स ऑफ द बॉडी, देखो लिखा भी है, परफॉर्म वेरियस सपोर्टिव अग्यूमेंटिंग फंक्शन टू स्टडी प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वेदास ऑफ वेदिक ट्रेडिशन। दे आर कंसिडर्ड टू बी ह्यूमन ओरिजिन रिटन इन द फॉर्म ऑफ सूत्रास। सूत्रास के फॉर्म में लिखा गया है इनको, वेदांगा को। तो 6 पार्ट्स में डिवाइड है ये, शिक्षा, कल्प, शिक्षा सूत्र, कल्प सूत्र, ज्योतिष सूत्र, व्याकरण सूत्र, निरुक्ता, चंडा, जिसमें ऑफ यूनिटिक्स, रिचुअलिस्टिक साइंस, एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिषी, व्याकरण, ग्रामर, टर्मोलॉजी, मैट्रिक्स, ये सब आप करते हो, ठीक है। ये क्या है? लिम्स ऑफ द वेदा, लिम्स ऑफ द वेदा क्या है? वेदांगा, ठीक है। अगला टॉपिक, अगला हम पढ़ रहे हैं पुराणास। पुराण सुना है ना आपने? भगवत पुराण, वायु पुराण, ठीक है, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ठीक है, ये सारे पुराण। देखो ये वेद व्यास है, जिन्होंने महाभारत की रचना करी थी। बोली इन्होंने थी, लिखी किसने थी? गणेश भगवान जी ने, ठीक है। पुराण का मतलब होता है एंशियंट, ओल्ड, पुराना। पुराण वो ऑब्वियसली पुराण, ओल्ड, एंशियंट, ठीक है। और ऐसा माना जाता था पुराण आर कंसिडर टू बी कंपोज बाय द वेद व्यास, तभी मैंने ये फोटो लगाई है। जो पुराण है वो किसके द्वारा कंपोज करे गए? वेद व्यास जी के द्वारा। द पुराणास ट्रीट वेरियस टॉपिक कंसर्निंग रिलीजियस डेवलपमेंट दैट अकर्ड अराउंड द 5th and 6th centuries। जो पुराणास है उसमें वेरियस टॉपिक्स के बारे में, रिलीजियस डेवलपमेंट्स के बारे में बताया गया है जो 5th और 6th सेंचुरी में अकर्ड हुए, ठीक है। द पुराणास रिफ्लेक्ट द ग्रोथ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर किसी को हिंदू धर्म को जानना हो ना तो वो पुराण पढ़ सकता है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करते हैं हिंदू धर्म को। इसमें लिखा भी है, द पुराण रिफ्लेक्ट द ग्रोथ ऑफ हिंदू धर्म, द कंडीशन ऑफ सोसाइटी इन द एंशिएंट टाइम्स, सोशल कस्टम, रिलीजियस सेरेमनीज एज वेल एज योगिक मेथड ऑफ डिसिप्लिन। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आप पुराण में पढ़ सकते हो। ट्रेडिशनली अ पुराण डिस्कस द 5 सब्जेक्ट ऑफ 5 साइंस इन द टाइम स्पैन ऑफ 4 एजेस। जिसमें आपका आ जाता है, क्या आ जाता है? आपका आ जाता है युगास। 4 युग थे ना हमारे, 4 युग थे, ठीक है, सत, त्रेता, द्वापर, काली। अभी कौन सा युग चल रहा है? अभी कौन सा युग चल रहा है?
सतयुग चल रहा है, त्रेता युग चल रहा है, द्वापर युग चल रहा है, कलयुग चल रहा है, अभी चल रहा है कलयुग। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे जो पुराण है ना, उन्होंने डिस्कस करा गया है इन चार एजेस के बारे में, इन 4 युग के बारे में। तो अभी चल रहा है कलयुग। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ पढ़ना हो ना, तो मैं बताता हूँ, आपको पढ़ना चाहिए भागवत पुराण, उसमें बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। ठीक है, सर्गा, एक सेकेंड। ठीक है, एक हो गया, अगला पॉइंट बता रहा है सर्गा द प्राइमरी क्रिएशन, एक सेकेंड। ठीक है, सर्गा द प्राइमरी क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, पृष्ठ सर्गा, मानवंत्रांश, वामसा, वामचरित्रा, ठीक है, सूर्यवंशिस एंड लूनार, ये सारे किसके पार्ट हैं? ये सब किसके अंदर आते हैं? ये सब आते हैं किसके अंदर? पुराण के अंदर। ठीक है, जितने भी हैं। बोलोगे सर इतना डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, मैं जानबूझ के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ऑल पुराणास आर स्ट्रांगली सेक्रेटरियन, सम आर डिवोटेड टू शिवा। देखो वही बात हो गई ना, शिव पुराण मैंने बताया था, कुछ विष्णु भगवान को डेडिकेटेड है, एंड सम डेडिकेटेड टू पर्टिकुलर गॉड, ऑफन पेज कंसिडरेबल अटेंशन अदर गॉड एज वेल। पर्टिकुलर गॉड्स को क्या है? पुराण डेडिकेटेड है। ठीक है, इट इज कॉमनली एक्सेप्टेड दैट 4 युग्स मेक अप अ महायुगा। ऐसा माना गया कि 4 युग को मिला के क्या बना गया? महायुग। दैट 1000 महायुग्स मेक अ कल्पा, एंड एवरी कल्पा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 14 मानवतार्स। ठीक है, मानवंतरास, which are persisted over by a specific manu. Each yuga is periodically destroyed and again the creation of the world occur with the cyclic decline and the revival of dharma. मतलब मुझे पता है ऊपर से गया होगा, समझा देता हूँ। ऐसा माना गया है कि जब ये एक तरीके से इसमें रिसाइकलिंग थ्योरी बताई गई है कि जो महायुग है, ऐसा बताया कि 4 युग, ये जो 4 युग है ना, 1 2 3 4, जिसमें आपके कौन कौन से युग आ जाते हैं? जिसमें आपके आ जाते हैं सतयुग, द्वापर युग, कलयुग, त्रेता युग। ये चारों युग को मिला के क्या बनाया जाता है? महायुग। और जब ऐसे 1000 महायुग पूरे होंगे, वो क्या बनाएंगे? कल्पा। और इसी कल्पा को आप 14 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, जिसको बोला गया 14 मानवतार्स। ठीक है, जो क्या पूरा करते हैं? मनु। ठीक है, और जब ये युग डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, फिर से ये प्रोसेस पूरी होने के बाद डिस्ट्रॉय होगा, फिर जो होगा उस टाइम धर्म की रचना होगी। जैसे कलयुग की एज दी गई है 4,32,000, तो जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद भगवान फिर से अवतरित होंगे, धर्म की स्थापना फिर से होगी, क्योंकि उस टाइम हर अधर्म पीक पे होगा। समझे? तो बेसिकली कॉन्सेप्ट दिया गया है, इतना डेप्थ में आप लोगों की जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पुराणास, आर डिवाइडेड इनटू 18 महापुराण्स। सबसे 18 जो, ये याद रखना। ठीक है, ये इसलिए इनके बारे में स्पेसिफिकली बताया, जैसे विष्णु पुराण, ब्रह्मा पुराण, नारद, पद्म, गरुड़, मत्स्य, कुर्मा, शिवा, अग्नि, भगवत पुराण मैंने बताया था ना आपको, भगवत पुराण, एंड न्यूमरस उप पुराण, सेकेंडरी पुराण। द पुराण रिगार्डेड एज अ पोस्ट वैदिक टेक्स्ट। ये पोस्ट वैदिक टेक्स्ट बताए गए हैं, वैदिक टेक्स्ट के बाद के टेक्स्ट। ठीक है, ठीक है, तो जो 18 पुराण है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुराण है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। हमने अब ब्रॉड आइडिया ले लिया सबके बारे में, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। जो पॉलिटिकल लाइफ थी ऋग्वैदिक आर्यंस की, क्योंकि वैदिक टेक्स्ट की रचना किसने करी थी? आर्यंस ने, ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो उनकी पॉलिटिकल लाइफ कैसे थी? चलो, द अर्ली ऋग्वैदिक सोसाइटी वॉज सेमी नोमैडिक। नोमैडिक क्या होता है? नोमैड, इधर से उधर जाने वाले। सेमी नोमैडिक, एक जगह आशियाना न टिका, जिनका आशियाना एक जगह नहीं होता था, वो नोमैडिक ट्राइबल थे, सैमिक। ठीक है, एंड पेस्ट्रल, उनकी जो इकोनॉमी थी ना, वो पेस्ट्रल थी, मतलब जानवरों पे, इस तरह की खेती पे, इन चीज़ों पे डिपेंड थी। ठीक है, एंड द ट्राइब वाज कॉल्ड जना, और उस ट्राइब को क्या बुलाया था? जना। एंड द ट्राइबल चीफ वाज कॉल्ड, और उस ट्राइब को क्या बुलाया था? जना। और उस ट्राइब के जो चीफ होते थे उनको बोला जाता था राजन, गोपती, गोपा, मतलब प्रोटेक्टर ऑफ काउ। उस टाइम काउ की बहुत बड़ी रिलेवेंस थी, इस चीज़ के चक्कर में बैटलें हुई हैं। ठीक है, एंड द चीफ क्वीन जो बोली जाती है, उनको बोला जाता था महिषी। एंड द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द राजन, राजा जो था उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी प्रोटेक्ट करना अपने जना को, अपने क्लैन को और अपनी कैटल्स को फ्रॉम द एनिमीज। ठीक है, विद ऑफरिंग प्रेयर्स टू गॉड्स ऑन द बिहाफ ऑफ जनास। द जनास ऑफन हैड फाइट विद किससे? पनीस से, जो दूसरे उनके अपोजिशन होते थे, जो उनके क्या करते थे? कैटल्स को क्या कर लेते थे? चुराते थे। समझे? आया बच्चों समझ में?
तो इन द ऑर्डर टू गेट देयर कैटल बैक, द वैदिक गॉड इंद्रा वॉज इवोक मैनी बैटल सच एज गविष्टि, गवसेना, गोशु, गव्यक्त और फाउंड। ठीक है, तो बेसिकली ये बोला जा रहा है इन द ऑर्डर टू गेट, लड़ाइयां होती थी गाय के पीछे। ठीक है, तो अपनी गायों को वापस लेने के लिए उस टाइम के जो लोग होते थे, इंद्र, मैंने बताया था ना इंद्र भगवान को मानते थे, वो लड़ाइयां करते थे। ठीक है, जिसको बोला जाता है गविष्टि, गवसेना, गोशु, गायों के लिए यूज हुए हैं ये वर्ड सारे। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट, इट सीम्स दैट इन द ऋग्वेद पीरियड द किंग पोस्ट वॉज हेरिडिटरी। मतलब ये बोला गया है कि जो ऋग्वेद का टाइम था ना, जो ऋग्वेद का एरिया था, उस टाइम पे जो राजा की पोस्ट होती थी ना, जो किंग की पोस्ट होती थी, वो हेरिडिटरी होती थी, मतलब फैमिली टू फैमिली, इसका बच्चा, इसका बच्चा, फिर उसका बच्चा, फिर इसका बच्चा। ठीक है, ऑल्दो हिज पोस्ट वॉज हेरिडिटरी वी ऑल्सो हैव सम ट्रेसेस ऑफ इलेक्शन। ऐसा माना गया कि वो इलेक्शंस भी होते थे कई जगह जिसमें समिति लगती थी। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऋग्वेदिक सोसाइटी कंसिडर द पुरोहित। पुरोहित मतलब आपको पता, आज भी पंडित को पुरोहित बोलते हैं। इन द रिटर्न फॉर द रिचुअलिस्टिक सर्विसेज द प्राइस रिसीव धना। जब कोई पुरोहित अपना क्या देता था, अपनी सेवा देता था, तो उसके रिसीव में क्या मिलता था? धन, गिफ्ट मिलता था। ठीक है, दक्षिणा, धन, ऑफरिंग। नेक्स्ट होता था सेनानी। क्या होता था? चीफ ऑफ द आर्मी। आज भी बोलते हैं ना सेनाध्यक्ष, चीफ ऑफ द आर्मी। ठीक है, अगला होता था बृहस्पति, ऑफिसर हु कंट्रोल टेरिटरी। ये हमारा, अगर मान लो ये जिस स्टेट में आप रहे हो वो स्टेट है, तो स्टेट की टेरिटरी को कंट्रोल करने वालों को क्या बोला जाता था? बृहस्पति। फोर्थ होता था ग्रामनी, द लीडर ऑफ द विलेज एंड द फाइटिंग यूनिट। लीडर होता था विलेज का। एंड देयर इज नो एविडेंस ऑफ एनी ऑफिसर कंसर्न विद द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। हमें कोई एविडेंस नहीं मिलते टैक्स कलेक्ट करने वाले ऑफिसर के। प्रोबेबली द चीफ रिसीव वॉलंटरी ऑफरिंग कॉल्ड बाली फ्रॉम द पीपल। देर आर ऑल्सो नो मेंशन ऑफ एनी ऑफिसर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस का भी कोई ऑफिसर नहीं बताया गया। नेक्स्ट, असेंबलीज, जो सभाएं लगती थी। सेवरल ट्राइबल असेंबलीज आर मेंशन। कई सारी ट्राइब्स की असेंबलीज के बारे में मेंशन है ऋग्वेदा में, जिसमें से पहली है सभा, जिसको हम स्मॉलर बॉडी बोलते थे। दूसरी होती थी समिति। ठीक है, तीसरी होती थी विधाता। फोर्थ होती थी गणा। अब पूछो क्यों ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनको सीक्वेंस में लगाओ। तो सबसे पहले क्या आएगा? सभा, समिति, विधाता और गणा। ठीक है, ये सब किसके अंदर थे? ऋग्वेद के अंदर, असेंबलियों की कंडीशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। और ऐसा माना जाता है कि जो वुमेन होती थी वो भी सभा विधाता को क्या अटेंड करती थी। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू उनका भी लिया जाता था। ठीक है, एंड द किंग डिड नॉट मेंटेन एनी रेगुलर और स्टैंडिंग आर्मी। ऐसा माना गया है कि जो किंग होता था वो कोई स्टैंडिंग और रेगुलर आर्मी को मेंटेन नहीं करता था। बट इन टाइम्स ऑफ वॉर, लड़ाई के टाइम पे वो अपने आप क्या करता था? डिफरेंट ग्रुप ऑफ ट्राइबल से लोगों को क्या करता था? हायर करते थे, जिसमें बोला गया ग्रुप्स कॉल्ड, उन ग्रुप्स को क्या बोला जाता था? व्रता, शारदा और गणा। द ऋग्वैदिक चुराइटर। अब बोलोगे सर चुराइट्स क्या होते हैं? वो नहीं होते, ये जो मान लो ये घोड़ा गाड़ी है तो जो उसको चलाते हैं इनको बोलते हैं चुराइटर्स। यूज क्या? वर्मा। द कोट्स ऑफ मेल, शिप्रा, शिरोस्त्र, हेलमेट्स, ये उनके नाम यूज हो रहे हैं। वो जो आप एक बॉडी जैसे आज के टाइम पे इक्विपमेंट्स पहनते हैं ना, उन चीजों की बात हो रही है, जैसे वार्मा, हेलमेट, शिरोस्त्र, स्वार्ड्स, हनास। ठीक है, इन सब बोज, इनको क्या बोला जाता है? इलियोनास। ठीक है, इतना टेक्निकल, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, लड़ाइयाँ भी होती थी, पॉलिटिकल सत्ता होती थी तो लड़ाइयाँ भी होती थी, जैसे आज भी चल रही है प्रेजेंट में रशिया यूक्रेन। तो जो आर्यंस थे वो दो टाइप की लड़ाइयों में थे, एक विद प्री आर्यंस कॉल्ड दशा और दस्यूज, दूसरे थे अमंग देमसेल्व्स, आपस में ही। एक तो बाहर के लोगों से लड़ते थे और आपस में ही। इसमें से एक बैटल बहुत इंपॉर्टेंट आती है जिसका बोला गया भारत किंग दिवोसा विनर, दशा रूलर साम्रा, इनके बीच में लड़ाई हुई है। दूसरी जो बैटल थी वो थी 10 किंग्स, दशरंजन वॉर, इसका मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट वॉर है दशरंजन वॉर। दीज वॉज फॉट बिटवीन द भारत चीफ। ठीक है, जो भारत के चीफ थे सुदास, उनके ग्रैंडसन जो थे दिवोदास, वो इसमें जीते थे। ठीक है, एक साइड में एक आदमी था और एक साइड में थे 10 किंग एक तरफ, इसलिए इसको दशरंजन वॉर बोला जाता है। फेमस 5 ट्राइब्स थी इसके अंदर, पंचजना, यदु, तुर्वासा, पुरु, अनु और ध्रुव, ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर परुष्णी रिवर। लेटर
द भारताज ज्वाइन हैंड्स विद द पुरुष, भारताज ने पुरुष के साथ हैंड ज्वाइन कर लिया टू फॉर्म द कुरु ट्राइब हु फेदर अलाइड विद पंचालास, मतलब भारत और पुरुष, कुरु और पंचाल, ये दो एक तरफ और ये दो एक तरफ, किस पे कंट्रोल करने के लिए, अपर गंगा वैली पे, किस पे कंट्रोल करने के लिए, अपर गंगा पे कंट्रोल करने के लिए, समझे बच्चा पार्टी। चलो नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सोशल लाइफ के बारे में। सोशल लाइफ कैसी थी ऋग्वेद के टाइम पे, किनशिप सिस्टम था, सोशल स्ट्रक्चर जिसमें कुल डिवाइड थे, फैमिलीज में डिवाइड थे। आपने सुना होगा ना महाभारत के टाइम पे पांडवाज, कुरु, है ना, वॉज हेड ऑफ द फैमिली, जो कुलपा था वो फैमिली के हेड होते थे, और लार्जर ग्रुपिंग कॉल्ड क्लैन और विज, वन और मोर क्लैन मेड जना, एक से ज्यादा क्लैन होते थे उनको जना या ट्राइब बोला था। द जना वॉज द लार्जेस्ट सोशल यूनिट, जो जना होता था सबसे बड़ी सोसाइटी होती थी, सोशल यूनिट होती थी। एंड द फैमिली वॉज अ लार्ज जॉइंट यूनिट, वॉज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी थी उस टाइम, याद रखना पेट्रियार्कल सोसाइटी थी जो फादर के द्वारा हेड करी जाती थी। इट वॉज पेट्रियार्कल, द बर्थ ऑफ द सन वॉज डिजायर स्पीश, ऑब्वियस सी बात है पेट्रियार्कल सोसाइटी थी तो लड़की का जन्म बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था, ताकि वो क्या कर सके, आगे अपनी लीनिएज को, अपनी फैमिली को आगे बढ़ा सके, ठीक है। सन्स टू फाइट द वॉर, ताकि वो लड़ाइयाँ जीत सके। इन द ऋग्वेद नो डिजायर इज एक्सप्रेस फॉर डॉटर्स, डॉटर्स के बारे में ज्यादा कम नहीं है, उनके बारे में कम बताया गया है। द डिजायर फॉर चिल्ड्रन एंड द कैटल इज अ रिकरेंट थीम इन द हाइमस, दो इंपॉर्टेंट चीजें, डिजायर ऑफ चाइल्ड, यार ध्यान से सुनो, डिजायर ऑफ चिल्ड्रन और कैटल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट एम्फेसाइज करा गया है पूरे हाइमन्स में। वुमेन हैज ऑल्सो हैड इंपॉर्टेंट पोजिशन इन द सोसाइटी, कुड अटेंड असेंबलीज, वो तो पहली बता चुका है, इवन दे कंपोज हाइमन्स, ठीक है। नेक्स्ट, द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज वॉज एस्टेब्लिश एंड देर आर नो एग्जाम्पल्स ऑफ चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज के एग्जाम्पल नहीं है कहीं भी, ठीक है। सती और पर्दा इन द ऋग्वेदा, देर आर इंस्टेंस ऑफ री मैरिज एंड लेविरेट मैरिंग द हस्बैंड यंगर ब्रदर ऑन द डेथ ऑफ हस्बैंड। देखो सती प्रथा के बारे में कहीं नहीं है, बल्कि ऋग्वेद में उस चीज के बारे में मेंशन है कि अगर किसी लेडीज का हस्बैंड मर जाता है तो वो उसके छोटे भाई से शादी कर सकती है, उसके बारे में बताया गया है। द मैरिज वर यूजुअली मोनोगैमस एंड थॉट देयर आर सम रेफरेंस ऑफ पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री, मतलब कि एक के 5 पति होना, ठीक है, या एक आदमी की ज्यादा वाइफ होना, इन सब के बारे में बताया गया है, ठीक है। वो शादियां अलाउ थी उस टाइम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द सोसाइटी वॉज नॉट डिवाइडेड इन द कास्ट लाइन्स, उस टाइम सोसाइटी जो थी ना कास्ट बेस पे जन्म नहीं थी, कास्ट बर्थ पे होती है। उस टाइम जो सोसाइटी थी वॉज नॉट बेस्ड ऑन द बर्थ। दीज इंडिकेटेड द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ऋग्वेदा, क्यों, क्योंकि ऋग्वेद में ये चीज मिली है हमें, ये वर्ड्स मिला है, ये लिखा हुआ मिला है हमें कि आई एम अ पोएट, माई फादर इज अ फिजिशियन, माई मदर ग्रेट ग्रेन अपॉन स्टोन्स, अर्निंग लाइवलीहुड थ्रू डिफरेंट मीन्स, वी लिव टुगेदर, पीपल विद डिफरेंट ऑक्यूपेशन वर पार्ट ऑफ द क्लैन। क्यों, इसलिए ये चीज बोला गया कि जो कास्ट थी वो बर्थ वाइज डिसाइड नहीं थी, वो कर्म वाइज डिसाइड थी, आप कैसा काम करते हो, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। द ऋग्वेदा शोज सम कॉन्शियसनेस ऑफ द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द पीपल। वर्णा वॉज टर्म यूज फॉर द कलर, इट सीम्स दैट आर्यंस वर फेयर एंड इंडिजिनियस इनहेबिटेंट एंड डार्क इन कॉम्प्लेक्शन। द कलर डिस्टिंक्शन may have partially given rise to social orders. The factor which contributed to the most creation of social division was the conquest of the indigenous habitants by the Aryans. The Dasa and the Desus, who were conquered by the Aryans, were treated as slaves and शूद्रास। देखो वही चीज़ बोली गई कि ऋग्वेदा के टाइम पे फिजिकल अपीयरेंस को बहुत कॉन्शियसली लेने लग गए। क्यों, क्योंकि जब जो दशा और दैशुस जो पहली वॉर हुई थी, जब उनको आर्यंस द्वारा जीता लिया गया तो उनको क्या बनाया गया, उनका स्लेव बनाया गया, जिसको शूद्र बोला गया। और ऐसा बोला गया कि आर्यन जो थे वो फेयर कलर के थे, उनका डार्क कॉम्प्लेक्शन था फेस का, ज़्यादा गोरे नहीं थे, वो फेयर कलर था जो हम लोगों का कलर है। इसलिए कभी कभी आपने सुना होगा कि हमें भी आर्यंस के वंशज बोला जाता है, आर्यंस के, ठीक है। तो ये जो आपका ये वाला सिस्टम जो सोसाइटी में डिफरेंसेस वाला शुरू हुआ है ना, वो यहाँ से ऐसा बताया गया है, लेकिन ऐसे कहीं मेंशन नहीं था ऐसा ऋग्वेद में। हमेशा कास्ट को क्या कर्म के बेस पे देखा जाता था, रेदर देन बर्थ पे नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़े। द ओनली मेंशन ऑफ द 4 वर्णास वॉज फाउंड इन द पुरुषोक्ता ऑफ द 10th मंडला। याद है मैंने बताया था 10th मंडला किसका पार्ट है, ऋग्वेद का। जो ऋग्वेद का 10th मंडल है उसके अंदर एक
पुरुष सूक्ता है जिसमें सिर्फ इन 4 वर्णों के बारे में बताया है। कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में। ऑफ ऋग्वेद विच वन कंक्लूड दैट द वर्ण सिस्टम वाज प्रोबेबली इंट्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ द ऋग्वैदिक एज and that there was social mobility and the absence of strict social hierarchy, the society still tribal and largely egalitarian। वही बात कही है, सोसाइटी में ज़्यादा कड़े कानून ना होने के कारण ये चीज़ आगे चल रही है। और ऐसा माना गया है कि जितनी भी चीज़ थी ये सारी कब थी? ऋग्वेद के एज के एंड में। समझे? चलो, पुरुष सूक्ता क्या था? कंडक्ट ऑफ पुरुष, पुरुष को कैसे कंडक्ट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपका ऋग्वैदिक इकोनॉमी। इकोनॉमी किस बेस पे थी? सोने और कैटल्स, खेती, इन पे चलती थी। और ट्रांजैक्शन जो होता था गोल्ड कॉइन्स का, उसको बोला जाता था निक्षा। द यूनिट ऑफ करेंसी वॉज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द लार्ज ट्रांजेक्शंस। ठीक है, ये याद रखना वर्ड। ठीक है, द किंगडम वॉज मेंटेन बाय द वॉलंटरी ऑफरिंग्स बाली ऑफ द सब्जेक्ट्स, बॉन्टी वन बाय द इन द बैटल। जो लड़ाई में आप जो बॉन्टी जीतते थे उस पर पूरा रेवेन्यू, ठीक है, उस पर सारी चीज़ें चलती थी। और ऐसा माना जाता है उस टाइम कोई रेवेन्यू सिस्टम नहीं था। ठीक है, करेंसी का एक्सचेंज होता था गोल्ड्स में, जिसको बोला गया था क्या था? निक्षा, यूनिट ऑफ करेंसी। ठीक है, देर आर सो मेनी रेफरेंसेस टू द काउ इन द ऋग्वेद दैट ऋग्वैदिक आर्यन सीम्स टू हैव बीन पैस्टोरल पीपल। ज़्यादा जानवरों का वर्णन के कारण ये बताया जाता है कि पैस्टोरल पीपल थे उस टाइम। ठीक है, गाय पर पूरी अर्थव्यवस्था चलती थी और इसी के पीछे लड़ाइयाँ हो जाती थी। ठीक है, द टर्म ऑफ वॉर इन द ऋग्वेद इज गविष्टि। गविष्टि मतलब मैंने याद है ना, इंद्र उसमें जो पढ़ा था गविष्टि। ठीक है, तो गविष्टि मतलब बेसिकली होता था सर्च ऑफ द काउस। पूरी अर्थव्यवस्था गाय पे चलती थी। उससे आपको क्या नहीं मिलता? गाय से आपको क्या नहीं मिलता? दूध, घी, मक्खन, सब। ठीक है, द वेल्दी मैन हु ओन मैनी काउस नोन एज द गोमत, जिसपे सबसे ज्यादा गाय होती है उसको बोला था गोमत। The importance of cows in the Rigvedic age can be drawn from the fact that the donations to the priests were made in the terms of cow and women slaves, and never in terms of measurement of the land. The land did not form a well-established type of private property। मतलब आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि अगर कोई अमीर आदमी है, वो अपनी गाय दे रहा है किसी को डोनेशन में, तो उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी रेदर देन लैंड से। इतने इंपॉर्टेंट थे। तो पूरे ऋग्वैदिक इकोनॉमी किस पे बेस्ड थी? गाय पे। और ठीक है, और दूसरा जो इकोनॉमी जिससे आप ट्रांजैक्शन करते थे वो किससे करते थे? किससे होता था? निक्षा से, जो यूनिट ऑफ करेंसी होती थी, सोने के सिक्के, मोहर काइंड ऑफ। ठीक है, और बोला गया उस टाइम रेवेन्यू सिस्टम नहीं था। ठीक है, और जो किंगडम होती थी ना, उसको मेंटेन किसके थ्रू करा जाता था? बैटल्स में जो आप बॉन्टी जीत के लाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द ऋग्वेद मेंशन आर्टिशन सच एज द कारपेंटर, चोराइट मेकर enjoyed a special status. The weaver, the porter, the leather worker indicate that they practice all these crafts. The chariot racing and dice gambling were popular pastimes. ठीक है, एक चोराइट मतलब जानवरों की ये रेस जो होती थी ना, पीछे जो उसको तांगे पे बैठ के जो भगाता था, उसको बोलते हैं चोराइट। और गैम्बलिंग बहुत फेमस उस टाइम थे। ठीक है, द टर्म अयास यूज फॉर द कॉपर और ब्राउन्स के लिए उस टाइम अयास यूज होता था, जिसका ऋग्वैदिक एज में मेंशन है। ठीक है, इट सीम दैट दे डिड नॉट यूज आयरन टेक्नोलॉजी। इससे पता चलता है कि वो आयरन टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते थे। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए बुल कार्ट्स, बग्गी, घोड़े, ठीक है, और चोराइट द्वारा चलाने वाले, इन सब का यूज होता था। और कुछ सी और बोर्ड्स का भी रेफरेंस दिया गया है। द गिफ्ट एक्सचेंज नोन एज अ प्रीस्टेशंस वर डन नॉट ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, बल्कि जो गिफ्ट्स होते थे वो ग्रुप लेवल पे दिए जाते थे, इंडिविजुअल किसी को नहीं दिया जाता। समझे? चलो अब रिलीजन के बारे में पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद का रिलीजन, ऐसा माना गया है कि जो ऋग्वैदिक आर्यन थे ना, वो नेचर की वर्शिप करते थे, नेचुरल फोर्सेस की, जैसे अर्थ, फायर, विंड, रेन, थंडर। ऑब्वियस बात है यार, उनको बारिश हो रही तो उनकी खेती हो रही है, आग मिल रही तो वो खाना पका पा रहे हैं। ठीक है, तो वो इसलिए उनके लिए नेचर ही वर्शिप था। आपने आज भी देखा होगा हम पीपल की पूजा करते हैं। ठीक है, इस तरह के क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारे सोर्सेज यही थे। समझे? तो नेचर वर्शिप पे बहुत ज़्यादा जोर था। जनरली वर्शिप इन द ओपन एयर थ्रू यजनास एंड देन नाइदर टेम्पल। उस टाइम ना मंदिर होते थे ना कोई आइडल वर्शिप होती थी। ठीक है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है ऋग्वेदिक एज में। द डोमिनेटेड मोड ऑफ वर्शिप द गॉड वाज थ्रू द रेसिटेशन ऑफ प्रेयर्स एंड ऑफरिंग सैक्रिफाइसेस। ठीक है, प्रेयर और सैक्रिफाइसेस के थ्रू बताया गया है। ठीक है, बोथ कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल प्रेयर वर मेड, साथ में और अकेले प्रेयर्स का प्रावधान बताया गया है। और आर्यन जो थे
वो गॉड्स मेनली फॉर द प्रजा, बच्चे और पशु, फूड, वेल्थ, हेल्थ के लिए पूजा करते थे, ना कि स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो उस टाइम के लोग थे वो चीज़ें पाने के लिए पूजा करते थे, ठीक है, सेक्रीफाइसेस करते थे, प्रेयर्स करते थे, ना कि आध्यात्मिकता में ऊपर उठने के लिए, ठीक है। अ पेक्यूलर केस ऑफ हिनोथिज्म और कैथोनिथिज्म, मतलब हिनोथिज्म मतलब होता है वन गॉड, ठीक है, ठीक है, और कैनोथिज्म मतलब होता है मैनी गॉड। इन सब की ये कॉन्सेप्ट था। ये सब फाउंड होता है किसमें, ऋग्वैदिक रिलीजन में, wherein the deity being invoked in the particular हेमन is considered the supreme god, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हैं गॉड से रिलेटेड, ठीक है। बताऊंगा कैसे कैसे। जैसे मान लो इंद्र है, इंद्र को क्या बोला जाता है, ग्रेटेस्ट गॉड ऑफ द आर्यंस, ऑल्सो कॉल्ड द पुरंदरा, ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स कौन से गॉड के लिए यूज करा गया है, ऑप्शन दे देगा, तो बताना है आपको किसके लिए, इंद्र के लिए, इंद्र भगवान के लिए। माघवान, ठीक है, विरथा, स्लेयर ऑफ विरथा, क्योस, रेन गॉड, रिस्पॉन्सिबल कॉजिंग रेन, ठीक है, जिसमें 250 हाइमन्स उनको डेडिकेटेड है। नेक्स्ट है अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड है ये। देखो ये अग्नि भगवान, ये इंद्र भगवान। इरावत, जो इनका हाथी है ना, इसका नाम था इरावत, ठीक है। इंटरमीडिएटरी बिटवीन गॉड्स एंड पीपल, द सन ऑफ द अर्थ एंड द हेवन, जिसको 200 हाइमन्स डेडिकेटेड है, इसको अग्नि भगवान को। दूसरे आते हैं वरुण, द गॉड ऑफ पर्सोनिफाइड वाटर, पानी, ठीक है, वरुण। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड, लुक्ड आफ्टर द ऋता और द कॉस्मिक ऑर्डर, एथिकली द हाईएस्ट ऑल ऑफ वैदिक गॉड। ऋग्वेद के जितने भी गॉड थे उनमें सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। तो हमने किन क्या में पढ़ा, इंद्र, अग्नि, वरुण, ठीक है। और भी हैं सोमा, द किंग ऑफ गॉड, द गॉड ऑफ प्लांट्स स्पेशल गॉड, ठीक है, ऑफ द ब्राह्मण्स, प्लांट से रिलेटेड जितने भी थे उनको गॉड को बोला था सोमा, ठीक है। आर्यंस न्यू हिमालयंस को क्या बोला जाता था, मुंजावत, एज अ सोर्स ऑफ द सम प्लांट, सोमा प्लांट, सोम, जिससे आप ड्रिंक बनाते थे, इस तरह की चीजें, ठीक है। कंसिडर द वाइज गॉड हु इंस्पायर द पोएट्स टू कंपोज हाइमन्स, कंसिडर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंस्पायर करते थे पोएट्स को हाइमन्स को कंपोज करने के लिए। और जितने भी हाइमन्स है 11 मंडलास को, वो इन्हीं को डेडिकेटेड है। फिफ्थ है यमराज, लॉर्ड ऑफ डेथ। सिक्स्थ है रुद्र, अमोरल, आर्चर गॉड हुज एरो ब्रॉड डिजीज, मतलब उनका अगर आप पे धनुष लग गया तो वो आपके अंदर क्या लाता था, डिजीज, उनको बोला जाता था रुद्र। रिजेंबल ग्रीक गॉड, और ऐसा बोला जाता है कि वो ग्रीक गॉड अपोलो के सेम, वहाँ भी ग्रीक में अपोलो को माना जाता है और यहाँ जो रुद्र है वो सेम थे, ठीक है। सेवंथ है सूर्य, सन ऑफ दायूस, हु ड्राइव अवेक डार्कनेस, मतलब वही हर मॉर्निंग आपके घर पे जो अंधेरा होता है उसके बाद डार्कनेस के बाद मॉर्निंग आती है, ठीक है, तो वही चीज़ बोली है। एट्थ है वायु, गॉड ऑफ विंड। नाइन्थ है पृथ्वी, अर्थ गॉडेस। टेंथ है आदिति, ओनली फीमेल गॉड अदिति। क्वेश्चन पूछा गया 1 2 3 4, इनमें से फीमेल गॉड कौन सी थी, तो आपको ऑप्शन दे देंगे वायु, पृथ्वी, ऐसे करके आदिति, तो आपको बताना है, या और भी कहीं कोई उठा के किसी रिवर के नाम डाल दिए, ठीक है, ठीक है, चेनाब, ये सब इस तरह के जो उनके एंशिएंट नेम थे, तो उससे आपको क्या पता चल जाएगा, आदिति इज द ओनली फीमेल गॉड, द गॉडेस ऑफ एटर्निटी एंड द मदर ऑफ द गॉडेस, इवोक द बेस्ट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम ईविल एंड हार्म सिकनेस, ठीक है। इसी तरीके से हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। बहुत डेप्थ में पढ़ा है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ा है, ठीक है।